गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3-4 दिन से क्लासेज नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। गले में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी और आपके लिए क्लास भी नहीं बना पा रही थी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए आज से आपकी क्लास रेगुलर आएगी और आपका कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए और फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए आप बोलेंगे कि आप कैसे कराओगे यहाँ से क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि अब बस आप लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे, इसलिए बोल रहे थे सपोर्ट कीजिए। तो थोड़ा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड लाए, कुछ करें आपके लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे एक बार ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन आंसर भी सही से नहीं लगा सकते। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, बेसिक क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चन के आंसर फटाफट से टिक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। पिछली बार सफल क्यों नहीं हुए, उस कमी को खोजो। पिछली बार हमारा पेपर क्यों नहीं निकला, सीटेट का, यूपीटेट का, यूटेट का, ऑल स्टेट टेट का, उस कमी को पकड़ो, उसमें सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था। जब तबीयत खराब हुई उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नया, स्वास्थ्य एवं रोग, या रोग एवं स्वास्थ्य, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया था रोग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे उसमें, आज हम उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पे। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर अधिकता हो जाए, हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में लेने लगे, सेवन अधिक मात्रा में करने लगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे शरीर पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर का आगे का भाग है, इसे कंप्लीट करा देंगे। एक क्लास का और बचा हुआ है, बस 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आए तो फटाफट से आपको याद आ जाए कि मैम ने कैसे पढ़ाया था, कैसे बताया था कि आपको किस तरह से निशान लगाने हैं क्वेश्चन पे, किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले विकार। यानी हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसकी अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, किस किस चीज़ों में होता है कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ में, चावल में, इन सारी चीज़ों में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, सोयाबीन में। तो अगर इनकी मात्रा हम ज़्यादा लें, हम खाने में, आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आप अपने खाने में 2 रोटी एक्स्ट्रा खानी शुरू कर दीजिए, 1 रोटी खानी एक्स्ट्रा शुरू कर दीजिए, आपका वजन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, अगर हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है तथा मोटापे से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो मोटापे से जब वजन बढ़ेगा तो मोटापा तो खुद ब खुद ही आएगा। मोटापा कैसे होता है, जब वो एक्स्ट्रा खाना जो खाते हैं ना, उससे क्या बढ़ता है, फैट बढ़ता है। फैट बढ़ेगा, मोटापा आएगा, तो क्या होगा, शरीर में नई नई बीमारियां होगी। मोटापा कोई एक बीमारी नहीं है कि मोटापा बीमारी है, लेकिन मोटापे के कारण अनेक रोगों का जन्म होता है, नए नए रोगों का जन्म होता है। किसके कारण, मोटापे की वजह से। ठीक है, तो इसकी अधिकता से क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, शरीर का वजन बढ़ जाएगा और मोटापे से संबंधित जितनी भी बीमारी होगी वो होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसकी कमी से क्या होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें मिलेगी ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है, तो किसकी वजह से, आप 2 दिन खाना ना खाओ, खाना खाओ लेकिन रोटी मत लो, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मत लो। ठीक है, तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा गिरा गिरा सा, जैसे बीपी लो हो रखा हो, ब्लड प्रेशर लो हो रखा हो, क्योंकि एनर्जी नहीं मिली शरीर को एनर्जी
नहीं मिलती। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है हमारे शरीर को? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से वजन कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को अपना वजन कम करना है, कोई ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा मोटी है, जो भी है, अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो खाने में 1 रोटी कम कर दीजिए, सब्जी ज़्यादा लीजिए और 1 रोटी कम कर दीजिए। धीरे धीरे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तला भुना खाना बंद कर दीजिए, रोटी कम कर दीजिए और कार्बोहाइड्रेट से, जितनी भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसे लेना बंद कर दीजिए। तो आपका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता घट जाती है। बिल्कुल सही बात है। कार्य करने की क्षमता तो घट ही जाएगी। जब शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो कार्य कैसे कर पाएंगे? जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी शरीर में तो कार्य करने की क्षमता तो घट ही जाएगी। जिस स्पीड से हम पहले काम कर रहे थे उस स्पीड से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है शरीर में, ऊर्जा नहीं है। सॉरी। तो क्या करेंगे? क्या हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाए तो जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन है, ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है। मतलब अगर शरीर में ऊर्जा बनेगी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में नहीं है तो ऊर्जा किससे बननी शुरू हो जाती है? प्रोटीन से। प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, यानी प्रोटीन से क्या होता है? ऊर्जा बनने लगती है थोड़ी थोड़ी। ये नहीं कि जितनी फुल एनर्जी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से आती है उतनी प्रोटीन से आती है, नहीं। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होगी तब प्रोटीन से ऊर्जा बनने लगेगी। और जिससे क्या होगा? अगर प्रोटीन से ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है उससे क्या होता है? उससे यकृत एवं नाड़ी संस्थान क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है। यानी हमें हमारे यकृत में, हमारे लीवर में और नाड़ी संस्थान, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या आ जाती है? शिथिलता आ जाती है। वो तो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। रुकावट महसूस होने लगती है उसमें। जब प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं रहेगी तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? प्रोटीन से मिलेगी। और जब प्रोटीन से ऊर्जा लेना शुरू कर देगा शरीर तो किस चीज़ में कमी आ जाएगी? हमारे लीवर में कमी आ जाएगी और हमारे नाड़ी संस्थान में, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा? हमारे क्या होगा? उसमें क्रियाकलाप होंगे, उसके जो भी कार्य होंगे वो धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे, उनमें शिथिलता आ जाएगी। ठीक है। ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। अधिकता से क्या होगा? वजन ज़्यादा होगा और मोटापा संबंधित रोग होंगे। और कमी से क्या होगा? कमी से वजन कम हो जाएगा, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगी। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। और जब ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर कहाँ से ऊर्जा लेगा? प्रोटीन से ऊर्जा लेगा। जो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा है उससे ऊर्जा लेगा। और उससे, अगर प्रोटीन से ऊर्जा लेगा शरीर, तो उससे क्या कमी आ जाएगी? उससे हमारे यकृत और नाड़ी संस्थान में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें शिथिलता आ जाएगी। वो धीरे धीरे कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट से की कमी से और अधिकता से जो विकार होते हैं हमारे शरीर में वो। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन की कमी के प्रभाव। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? क्या हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा कम होने से मरासमस तथा क्वार्सियोर, ये क्या है? ये बीमारी के नाम है। मरासमस और क्वार्सियोर ये रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? मरासमस और क्वार्सियोर। अगर क्वेश्चन आता है कि मरासमस और क्वार्सियोर कर योग किसकी कमी से होते हैं, तो किसकी कमी से लिखेंगे? प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो 2 बीमारी हो जाती है, मरासमस और क्वार्सियोर कर। ठीक है। नोट करके लिखेंगे एक बात कि भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के अभाव एवं कुपोषण के कारण होती है। मतलब हमारे भारत में 10 लाख बच्चों की मृत्यु किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से, क्योंकि उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाती, उनके शरीर में प्रोटीन नहीं पहुंच पाती। अब जो देख लीजिए निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें कहाँ मिल पाती है प्रोटीन? प्रोटीन किस किस चीज़ में होती है? दालों में होती है, सोयाबीन में होती है, अंडे में होती है, दूध में होती है। तो वो तो बेचारे एक टाइम का खाना ही जुटा ले, वही बड़ी बात है। तो उन्हें क्या होता है? उनके शरीर को प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाती और जिससे क्या होती है? उनके बच्चों की डेथ हो जाती है और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का शिकार मतलब उन्हें उनके शरीर का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता। पोषण जिन चीज़ों से होता है वो उन्हें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती। तो भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख बच्चों की डेथ किससे होती है? प्रोटीन की कमी से होती है और कुपोषण के कारण होती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोटीन की कमी से हो गया। कौन कौन से रोग हो जाते हैं? क्वार्सियोर कर और मरासमस नामक बीमारी हो जाती है अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो। ठीक है। और
ये कार्बोहाइड्रेट से मैंने आपको बता ही दिया, कार्बोहाइड्रेट की अगर अधिकता होगी तो मोटापे से संबंधित बीमारी होगी, यानी वजन बढ़ेगा, और अगर कमी होगी तो कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, वजन कम हो जाएगा, और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है कार्बोहाइड्रेट से वो प्रोटीन से होनी शुरू हो जाएगी, प्रोटीन से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर प्रोटीन से ऊर्जा लेगा हमारा शरीर तो क्या होगा, हमारे यकृत और नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में, उनकी एक्टिविटी में क्या होगी, कमी आनी शुरू हो जाएगी, शिथिलता आनी शुरू हो जाएगी, वो कार्य करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। ठीक है, ये किसके हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे वसा की कमी। वसा की कमी तथा अधिकता से होने वाले विकार। अगर वसा की मात्रा हम कम ले तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर वसा की मात्रा हम अधिक ले तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यानी जो वसीय अम्ल हमें लेने चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें लेने ही है, अगर हम वो नहीं लेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ साथ, अगर वो हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। मतलब जो जरूरी है वसा हमारे शरीर के लिए, फैट वसीय अम्ल जो जरूरी है, अगर उनका सेवन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें उसका नुकसान होता है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तथा त्वचा के विभिन्न रोग हो सकते हैं, त्वचा से संबंधित विभिन्न रोग हो जाएंगे। अगर हमें जो जरूरी वसा है, जो हमें डेली रूटीन में लेनी ही है, उसमें अगर हम उसे नहीं लेंगे तो हमारी त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा, प्रजनन क्षमता की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बच्चों व प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी में पीठ, पेट तथा टांगों से बाहर की तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं, जिसे टोड़ त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर वसा की कमी होती है शरीर में तो बच्चों और प्रौढ़ों में कैसी बीमारी हो जाती है, उनकी त्वचा में एक बीमारी हो जाती है। कैसे, पेट तथा पैरों के बाहर क्या होते हैं, छोटे छोटे नुकीले दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, और उन दानों को क्या कहते हैं, तो टोड़ त्वचा कहते हैं। उस जो वो स्किन से बाहर निकल जाती है त्वचा, दाने निकल जाते हैं नुकीले, उसे क्या बोलते हैं, तो टोड़ त्वचा बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, और प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, और तथा त्वचा के विभिन्न रोग हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों व प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी में पीठ, पेट तथा टांगों में बाहर की तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टोड़ त्वचा कहते हैं। उन दानों को क्या कहते हैं, जब वो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं टोड़ त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे और क्या होता है वसा की कमी से, भोजन में वसा अधिक मात्रा में। ये तो हो गया कमी से। अगर वसा की मात्रा की कमी होगी हमारे शरीर में, अगर वसा हम जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो हमें डेली रूटीन में लेनी ही है, अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, और क्या होता है कि छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं पीठ पे, पेट पे, पैरों पे, और उसे क्या बोलते हैं, उसे मतलब वो त्वचा के बाहर निकल जाते हैं ना छोटे छोटे दाने, उसे बोलते हैं टोड़ त्वचा। क्या बोलते हैं, तो ये इस तरह की बीमारी हो जाती है। किससे, जब हमारे शरीर में प्रॉपर हम वसा की मात्रा नहीं ले पाते, जितनी जरूरी है उतनी नहीं ले पाते, तब इस तरह की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अधिकता से क्या होता है कि अगर वसा की अधिकता हो जाए, अगर वसा हम ज़्यादा मात्रा में लेनी शुरू कर दें, तब क्या होता है, तो भोजन में वसा अधिक होने में अधिक मात्रा में लेने में क्या होगा, वसा शरीर में त्वचा के नीचे परत में एकत्रित होने लगती है। आपने देखा होगा ना, जैसे मोटे लोग होते हैं, मोटापा बढ़ जाता है तो उनका क्या होगा कि त्वचा जो होगी उनकी एक परत में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे साइड में फैट होता है, वहाँ पे क्या होगा, ऐसे बेलन के तरह के आकार बनना शुरू हो जाएगा। मतलब वो त्वचा क्या है, वो एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैट बोलते हैं, जिसे एक्स्ट्रा फैट बोलते हैं ना, साइड में हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, जिसे डबल चिन बोलते हैं। मोटापे के समय अगर वसा की मात्रा अधिक मात्रा हो, मतलब अगर वसा का सेवन हम अधिक मात्रा में करें, तब होती है सारी चीजें। और इससे क्या होता है, जब त्वचा इकट्ठी हो जाती है एक परत के रूप में, ऐसे एक दूसरे के ऊपर परत चढ़ती जाएगी, मोटा हो जाएगा इंसान, तो क्या होगा, इससे शरीर का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब परत के रूप में त्वचा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी तो शरीर का भार तो बढ़ेगा ही। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, और वह क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। जब त्वचा इकट्ठी हो जाती है परत के रूप में और शरीर का भार बढ़ जाता है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोटापा। मोटापा कोई रोग नहीं है कि मोटापा बीमारी है, कोई रोग है। मोटापा क्या है, मोटापा
अनेक रोग, इससे क्या होते हैं, इससे अनेक रोगों का जन्म होता है। मोटा होने से, मोटापा बढ़ने से व्यक्ति के शरीर में जो बीमारी होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मोटापा बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे रोग होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, सबसे पहले मोटापे की स्थिति में व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। डायबिटीज यानी शुगर यानी मधुमेह, हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। जो मोटा व्यक्ति होगा उसे ज़्यादातर संभावना रहेगी डायबिटीज होने की, शुगर होने की। तो मोटापा अगर बढ़ जाता है तो उससे व्यक्ति को डायबिटीज की संभावना अधिक बढ़ जाती है, अधिक उसके चांस हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर हो सकता है। ठीक है, वसा की अधिकता में रोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने से होती है। वसा की अधिकता में जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किससे, ये जो आप खाते हैं ना, मोमोज, चाउमीन और पकोड़े, ठीक है, और क्या बर्गर, ये सारी चीज़ें, इनसे क्या होता है, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे शरीर में। जितनी भी चिकनी तेलीय जो चीज़ें होती है, ऑयली जो चीज़ें होती है, उनसे क्या बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, और वसा की अधिकता उसी में तो होगी, फैट उसी से तो ज़्यादा बढ़ेगा। जिसमें तेलीय जो चीज़ें होगी उन्हीं से तो ज़्यादा फैट बढ़ेगा ना, उन्हीं में तो ज़्यादा फैट होगी, ज़्यादा वसा होगी। तो उससे क्या होता है कि शरीर में अधिक लेने से क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो किस चीज़ का खतरा रहेगा, दिल का दौरा बढ़ने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो कभी भी खाने में चीज़ें तली भुनी कम लीजिए, मिर्च मसाले कम लीजिए। जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, उन लोगों के शरीर में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका सीधा असर क्या पड़ता है, उनके दिल पर पड़ता है, उनके हार्ट पर पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं उन्हें ज़्यादातर हार्ट अटैक, 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 90% उनकी मौत हार्ट अटैक से होती है, क्योंकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर जाता है, वो शरीर की नसों पर चिपक जाता है, शरीर को अच्छे से काम नहीं करने देता, शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट पर सीधा असर आएगा, और हार्ट पर सीधा असर आने से क्या होगा, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने की जो संभावना रहती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से क्या होता है, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वसा की कमी या अधिकता। अगर वसा की कमी हो जाए शरीर में तो क्या होगा, तो क्या होते हैं, नुकीले क्या निकल जाते हैं, फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, जो शरीर के, जो पेट में, पीठ में, पैरों में निकल जाते हैं। और क्या होता है कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है। और अगर भोजन में वसा अधिक मात्रा में मिल जाए तो मोटापा हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से डायबिटीज, मोटापे वाले व्यक्ति को ज़्यादातर डायबिटीज की संभावना रहती है कि इसे शुगर हो सकता है। और उसके वसा की मात्रा अगर ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, तला भुना खाएंगे, मसालेदार खाएंगे, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से सीधा असर होता है हमारे हार्ट पर, यानी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो गए, कमी और अधिकता से क्या फर्क पड़ता है हमारे शरीर पे, प्रोटीन की कमी से क्या फर्क पड़ता है, और वसा की कमी और अधिकता से क्या फर्क पड़ता है। ये तीनों चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन और उनके स्रोत, महत्व और अभावजनित रोग, यानी कौन से विटामिन किससे प्राप्त होते हैं, उनका महत्व क्या है, वो हमारे शरीर को किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, और उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये आप एक तालिका बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, जिसमें आप एक तरफ लिखेंगे विटामिन, दूसरी लाइन में लिखेंगे स्रोत, तीसरा लिखेंगे महत्व की, इससे हमें इसका महत्व क्या है हमारे शरीर में, या इससे हमारे शरीर को क्या लाभ मिलते हैं, और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, यानी अभावजनित रोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन देखेंगे। विटामिन ए, इसे क्या बोलते हैं, रेटिनोल भी बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। अब विटामिन ए हमें किस किस से प्राप्त होता है, ये आप साथ साथ मेरे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है,
विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, मक्खन से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, अंडे से प्राप्त होता है, पालक, गाजर, शकरकंद, आम, इन सारी चीज़ों से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर वर्धक यानी शरीर की वृद्धि होती है। आँख पे, हमारी आँखों पे असर पड़ता है अगर हमारे खान पान में ये सारी चीज़ें हो। इससे क्या मिलती? विटामिन ए की पूर्ति होती है। दूध, मक्खन, मछली, अंडा, पालक, गाजर, शकरकंद, आम से शरीर के किस हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है? शरीर की वृद्धि होती है। आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखें अच्छी रहती है, त्वचा अच्छी रहती है, बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है विटामिन ए। ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग होता है, जो क्या होता है? आंखों का रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि रात के समय जब दिन ढलने लगता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो हमारे आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, हमारी आंखों की रोशनी भी कम होती जाती है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है। और तो किसकी कमी से होता है रतौंधी? विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर इसके फायदे क्या है? जो हम विटामिन सी का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारी आंखें स्वस्थ रहती है, हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। और किस किस से मिलती है? दूध से, अंडे से, मछली से, पालक, गाजर, शकरकंद और आम से हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। ठीक है। फिर देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी यानी थायमिन, इसे क्या बोलते हैं? थायमिन भी बोल सकते हैं। विटामिन B1 क्या है ये? विटामिन B1। विटामिन B1 की प्राप्ति हमें किस किस से होती है? मतलब किस किस चीज़ों का सेवन करने से हमारे शरीर को विटामिन बी प्राप्त होती है? फल, अंडा, चावल के छिलके, आलू और बादाम, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन B1 प्राप्त होता है। ठीक है। और ये हमारे शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? हमारे पाचन तंत्र पर और हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यानी हमारा पाचन तंत्र और हमारा तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य करता है। किसकी वजह से? विटामिन B1 की अगर हमारे शरीर में कमी नहीं है, हमारे शरीर में विटामिन B1 मतलब संपूर्ण मात्रा में हम उसे ले रहे हैं, तो उससे हमारा पाचन तंत्र और हमारा तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कमजोरी हो जाती है और बेरी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? कौन सा रोग? बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B2। ये क्या था? विटामिन B1। अब देखेंगे विटामिन B2, इसे क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। किस किस से मिलती है हमें विटामिन B2? हरी सब्जियों से, अंडे से, यकृत, दूध, यीस्ट, मटर, सेम, इससे क्या मिलती है? इससे हमें मिलता है विटामिन B2। ठीक है। ये मछली लिख लेंगे यहाँ पे, मछली, यकृत। ठीक है। दूध, यीस्ट, मटर, सेम, इन सब सारी चीज़ों से हमें क्या मिलती है? विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। और इससे हमारे शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है? हमारी त्वचा अच्छी रहती है, हमारी आँख अच्छी रहती है, मुख को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। क्या? विटामिन B2। और अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा कि वृद्धि का अभाव होगा, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, नेत्र रोग हो जाएंगे और हमारी त्वचा क्या होती है? फटी फटी। आपने देखा होगा ना कि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा फटी फटी सी रहती है, सर्दियों में और ज़्यादा फट जाती है। तो किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। अगर विटामिन B2 की मात्रा हमारे शरीर में पूरी तरह से मिलती रहे, हम उसका संपूर्ण सेवन करते रहे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारी नहीं होगी, हमारी त्वचा नहीं फटेगी, हमारी आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होंगे और हमारे शरीर की वृद्धि नहीं रुकेगी। कौन कौन सी चीज़ों को लेगा? अगर हम सेवन में हरी सब्जियाँ ले, अंडा ले, दूध ले, यीस्ट ले, मटर ले और सेम ले। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 से किससे प्राप्त होती है? विटामिन B12 होती है हमें दूध, मांस, मछली और फल से मिलती है। विटामिन B12 किससे मिलती है? दूध, मांस, मछली और फल से। ये हमारे शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालती है? उचित वृद्धि एवं रुधिर कोशिकाओं के लिए। हमारे शरीर की सही वृद्धि जो होती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन B12 की मात्रा अगर हमारे शरीर में
पूरी मात्रा में मिल देते हैं, हम पूरी तरह से सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की उचित वृद्धि होती है और हमारी जो कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनमें उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। अगर हम विटामिन B12 नहीं ले रहे अपने सेवन में, अपने खाने में, अपने भोजन में, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, संतरे में, सब्जी में, आंवला में, अमरूद में, यानी खट्टी चीजों में। जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है और इससे हमारे शरीर के लिए किस तरह से लाभदायक है? तो जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। जितने भी जीवाणु होते हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा कर देता है, उन जीवाणुओं को वहीं पे खत्म कर देता है, मार देता है विटामिन सी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी हमारे मसूड़े फूल जाते हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़े फूलते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मसूड़े फूल जाते हैं, दर्द होता है दांतों में, तो उसमें दवाई की जरूरत नहीं है। अपने खान पान में क्या कीजिए? विटामिन सी को ऐड कीजिए। क्या क्या लेना है? नींबू लेने हैं, संतरे लेने हैं, सब्जी लेनी है, आंवला लेना है और अमरूद लेना है, तो आपके मसूड़े नहीं फूलेंगे, दांतों में दर्द नहीं होगा। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है हमें? सबसे मेन स्रोत क्या है? सूर्य की किरण। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और मछली के तेल से भी हमें विटामिन डी मिलता है। किससे मिलता है? मछली के तेल से और सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियों की सामान्य वृद्धि में सहायक। हमारी हड्डियों की सामान्य रूप से वृद्धि होती है, वो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य की किरण से और मछली के तेल से प्राप्त होती है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। हड्डियां ठीक से नहीं बन पाती। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और हमारी हड्डियों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता। इसके बाद देखेंगे विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। फिलोक्विनोन किससे प्राप्त होता है हमें विटामिन के? पालक, फूल गोभी, दूध, टमाटर, बंद गोभी, इससे इन सारी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होता है। और ये हमारे शरीर में किस लिए लाभदायक है? रुधिर जमने में मदद करने का रासायनिक पदार्थ है। जब हमारा ब्लड जम जाता है, ब्लड को जमाने के लिए, यानी रक्त को जमाने के लिए सहायक है विटामिन के। और किस से प्राप्त होता है? पालक, फूल गोभी, टमाटर और बंद गोभी का अगर हम सेवन करेंगे तो इससे हमें विटामिन के की प्राप्ति होगी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर स्राव की अधिकता हो जाती है, यानी जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, वो तेजी से निकलना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। अगर कहीं से कट जाए, फट जाए तो बहुत तेजी से ब्लड बहेगा। कब? जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी। इसके बाद लास्ट क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं। टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ए को। किस से प्राप्त होता है हमें विटामिन ई? विटामिन ई प्राप्त होता है हमें गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन ई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। विटामिन ई हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से और चना, गेहूं, मटर, इन सब से प्राप्त होता है। और विटामिन ए से हमारे शरीर में किस चीज के लिए लाभदायक है? ये जनन क्रियाओं के लिए सहायक है। जनन क्रियाओं में सहायक होता है विटामिन ई। विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर में किसके लिए सहायक है? जनन क्रियाओं के लिए। और अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता। कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ये मैंने आपको बता दिए, विटामिन और उनके स्रोत, उनके महत्व, मतलब कौन से विटामिन किससे प्राप्त होते हैं, उससे हमारे शरीर के किस चीज़ पर फर्क पड़ता, कौन से अंग पर फर्क पड़ता है, किस लिए वो लाभदायक है, और अगर उनकी कमी हो जाए तो उनसे हमारे शरीर का किस तरह से नुकसान होता है, किस अंग पे फर्क पड़ता है, किस तरह से वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं अगर उनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, ठीक है? अगर हम उन्हें ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ये लाभ है उनसे, और अगर कमी हो तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर को कल की क्लास में कंप्लीट करा देंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप फटाफट से मुझे लगभग 1 महीने में क्या करा देना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करा देना है, दोनों सब्जेक्ट, पर्यावरण भी और बाल विकास भी, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम अपनी सामाजिक विज्ञान SST की क्लास भी शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम आपको बोलते हैं। हमें शौक नहीं है रोज़ आपको बोलने का, एक ही बात हम रोज़ बोले हमें भी अच्छा नहीं लगता, आपको खुद करना चाहिए हमारा सपोर्ट, ठीक है?
ज़रूरी नहीं कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वही आपको बेस्ट दे सकता है, वही आपको समझा सकता है। समझ में आना चाहिए, समझाने का तरीका ऐसा हो कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़े, क्वेश्चन पढ़े और निकल लिए, नहीं, बेस क्लियर करो। बेस क्लियर हो जाएगा तो पेपर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका फ़र्ज बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।